आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्टूबर में जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट पर उनके लत्ते लेने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह चंद माह कबल यानी अप्रैल तक इन ख्यालात के हामिल नहीं। अक्सर कानूनी और आईनी मामलात पर ये दोनों जज हम ख्याल हुआ करते थे और जब हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम की सरगर्मियाँ शुरू हुई और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अटारनी जनरल के साथ एक रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के पास पहुँचे तो उनके अल्फाज थे, ये पार्लिमान का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर आइन और कानून के दायरे इख्तियार में है और आइन और कानूनी तौर पर दुरुस्त है तो वो पार्लिमान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की दास्तान हयात की तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल में जस्टिस काजी फायद ईसा के खाम ख्याल जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे अक्टूबर तक उनके इतने मुखालिफ हो गए कि उनके अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करना तो एक तरफ बल्कि उनके खिलाफ तल्ख जुमले बोलते रहे। इमरान खान और PTI ने क्यों जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ पहले दिन से मुहिम जारी रखी, चीफ जस्टिस को सीनियर जजेस के साथ अपने इख्तियारात शेयर करने की क्या सज़ा मिली, इलेक्शन की तारीख का हुक्म, मुशर्रफ की फांसी की सज़ा को बरकरार रखना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को नाहक करार देने जैसे फैसले कैसे लिए गए, PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को छीन लेने की क्या कहानी है और सबसे बढ़कर क्या बतौर चीफ जस्टिस जजेस को ISI और खुफिया एजेंसियों की तरफ से धमकियां मिलने पर वो शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाकर बैठे रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। इस गलती का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर कानून फरूग नसीम पर लगा दिया। और ये बताइए काजी फायद ईसा केस आपके तौर पर वो आप देख लीजिए उस वक्त वोटों पे कौन कौन लोग मौजूद थे। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। नाज़रीन, जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल और दीगर जज साहिबान मौजूद जज साहिबान ने उस केस में जिसमें कि लंदन प्रॉपर्टीज का जिक्र था, क्या अहम ने जस्टिस काजी फायद ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। तकरीबन 13 माह कबल यानी गुज़िश्ता साल माह सितंबर की 17 तारीख को जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुनसफ़ आला का हलफ उठाया तो उस वक्त मंजरनामा कुछ वैसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले उससे कबल ही उनकी शदीद नफ़रत और मुखालिफत में मुब्तला हो चुके थे। PTI वाले सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फायद ईसा को एक ड्रैकुला की तरह पेश कर रहे थे जो इमरान खान और उनकी जमात का बेड़ा गर्क करने आए थे। एक ग्रुप वो भी था जिसे नए चीफ जस्टिस के अंदर वो मसीहा नज़र आ रहा था जो आते ही पलक झपकाएगा और अदलिया आइन की पासदार बन जाएगी। काजी फायद ईसा पाकिस्तान के वो वाहिद चीफ जस्टिस थे जिन्होंने सियासतदानों और सियासी जर्नैलों के साथ बाकायदा एक जंग लड़ी और जीती थी। और ये सारी कहानी मैं तकरीबन 1 साल कबल जुस्तजू पर बता चुका हूँ जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ उनकी ख़ानदानी तारीख और वालिद काजी मोहम्मद ईसा के तारुफ के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मैं दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ मैं बराह रास्त 17 सितंबर 2023 से करता हूँ जब काजी फायद ईसा ने हलफ उठाया था, जब उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही तकरीबन 4 साल बाद फुल कोर्ट इजलास बुला लिया और पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस की लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी और अवाम जजों और वकला को आपस में गुफ्तगू करते देख कर हैरान रह गई कि तनुजा की रामपुर वाली बुआ और हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बातों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। चीफ जस्टिस ने आते ही हिदायत जारी की कि अक्टूबर के महीने की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाए और हर हफ्ते ये रिपोर्ट भी जारी की जाए कि कितने केसेस आए और कितने केसेस का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इससे कबल काफ़ी अरसे से इन बातों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ साथ पहले फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस इस बात पर गुफ्तगू करते भी नजर आए कि वो अपने यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं और इसे दीगर जजों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे ख़त्म करके 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ अपने इख्तियारात शेयर भी कर लिए और एक जजेस कमेटी बनाई। ये भी बाद में मालूम हुआ कि कैसे इन दोनों सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को मखसूस नशिस्तों और 63A जैसे केसों पर इल्तवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सितंबर में चीफ जस्टिस ने मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के लिए अपनी सरबराही में
एक बेंच बना दिया जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस सत्तर मिनल्लाह भी शामिल थे। यानी इस मामले पर एक कमीशन बनाकर इसे भी शुरू कर दिया गया था। मुल्क भर में उस वक्त इंतखाबात का हंगामा था। पीटीआई मुतालबा कर रही थी कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, जबकि निगरान हुकूमत मुसलसल उसे टालने में मसरूफ थी। तो ऐसे ही वक्तों में काजी फाइज ईसा ने यह भारी पत्थर उठाया जिसे उठाने की हिम्मत खुद पीटीआई के सदर आरिफ अलवी भी नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हिदायत की कि वो सदर मुमलिकत से मिलकर इलेक्शन की तारीख तय करें और यूँ 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में आइन तोड़ने और मार्शल लॉ लगाने जैसे कबीर जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजाए मौत देने का फैसला सुनाया। मगर जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। यानी उसकी तमाम कार्रवाई भी कलअदम हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भारी पत्थर भी उठाया। जनवरी 2024 में ही लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पेशावर की खसूसी अदालत की तश्कील को गैर आइनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान का आइन तोड़ने की सजा देने का कर्ज अदलिया पर भी था, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस फर्ज से सबकदोश हो गए। अब ये सियासतदानों और बाकी इदारों पर है कि कब वो ये भारी पत्थर उठाते हैं। मगर इन तमाम मुश्किल फैसलों के बावजूद अभी तक जस्टिस काजी फाइज ईसा का आसान वक्त चल रहा था, क्योंकि अब वो पीटीआई से बल्ले का निशान लेने की तो सीख करने वाले थे और यूँ एक सियासी भौचाल आने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत और शफाफियत पर बात करती थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत में थे। आर्मी चीफ कौम का तो मालूम नहीं, मगर पीटीआई का बाप ज़रूर था। तो पार्टी में किसी को ख्याल नहीं आया कि इंतखाबात ही करवा लिए जाएँ। 2024 के इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हुई तो पीटीआई ने ऐसे बोगस इंतखाबात करवाए कि इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। यहाँ इस समर से इनकार भी मुमकिन नहीं कि बगावत की नाकाम कोशिश के बाद पाकिस्तान की आर्मी और पीटीआई पर्सनल हो चुके थे। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहाँ पर उनका सामना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हुआ, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए पीटीआई के हक में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सन 2021 में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा था। ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ की वफाक और सूबों में हुकूमत थी। चुनाचे ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ से इम्तियाजी सलूक किया गया। अगर कोई इस फैसले और पीटीआई के खिलाफ इस कैंपेन में आर्मी की मुदाखलत से इनकार करता है तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि जैसे मंजरनामे और तारीखों में ये फैसला आया वो सब समझा रहा था। मिसाल के तौर पे 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। यही वो फैसला था जिसकी वजह से बाद में मखसूस नशिस्तों का मसला खड़ा हुआ और सबसे बढ़कर खुद आने वाले महीनों में जस्टिस काजी फाइज ईसा का एतराज़। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, अगर जब पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था फिर भी वो बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत समझा। हैरानकुन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा इतने माह तक अपने फैसले की गलत तशरीह और उस पर गलत अमल होने पर खामोश रहे। एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पीटीआई के इल्ज़ामात लग रहे थे, मगर दूसरी तरफ वो अदलिया की तारीख के दाग भी धोने की कोशिश कर रहे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल भी इसमें शामिल था। जब उगला तहरीक की कामयाबी के बाद इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक्त भी सदर आसिफ जरदारी ने 2011 में ये रेफरेंस दायर किया था। इफ्तिखार चौधरी इतने ताकतवर थे कि इसे सुन सकते थे। उन्होंने 2012 में इस केस की 2 समातें की, मगर फिर उनके जाने के बाद ये सिलसिला जारी ना रह सका। दानिश्वर खोसा और डैम बाबा साकिब निसार जैसे कई चीफ जस्टिस आए, मगर किसी ने इस केस को सुनने की हिम्मत नहीं की। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो ये वही थे जिन्होंने भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। उस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ दीगर जजों का ताउन था। ख़ास तौर पर सीनियर प्यूनी जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त तक उनके मद्दार थे, मगर ये मार्च का महीना था जिसमें दरअसल इन दोनों जजों के दरमियान ताल्लुकात में दरार आना शुरू हुई। मंसूर अली शाह जैसे लायक, बहादुर और बासूल जज चीफ जस्टिस ना बन सके और कैसे वो पीटीआई के सोशल मीडिया के ट्रैप में आ गए, इसकी सारी कहानी मैं जस्तजू पर बता चुका हूँ, जो आप इस हाई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पीटीआई के सोशल मीडियाई अफरेद की तरफ से मुसलसल पाकिस्तानी अवाम में चीफ जस्टिस के खिलाफ जहर घोला जा रहा था, पाकिस्तान के सिस्टम की इकाई को तोड़ने, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की कीमत पर ये लोग पाकिस्तान तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर ये मार्च 2024 का महीना था जब पीटीआई के सोशल मीडिया की लानत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस फरिश्ता नहीं थे और ना ही शैतान, मगर वो एक इंसान के तौर पर बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। अदलिया में इमरान खान के हामी जजेस को एक बार भी चैन नहीं आ रहा था। मार्च 2024 ही वो महीना था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा और इसकी कॉपियां सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेज दी। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ISI और खुफिया एजेंसी इन जजेस पर केसेस के हवाले से दबाव डाल रही हैं। 25 मार्च को लिखे जाने वाली इस खत की खबरें 26 मार्च को मीडिया पर नशर हुई और फिर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक तूफान बपा कर दिया। अदलिया पर जो दबाव फैज़ हमीद और इमरान खान के ग्रुप की तरफ से डाला गया था, इसके वाज़े सबूत वीडियोस और ऑडियो लीक्स की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। जजों की तकारीर, उनकी नौकरियां छिन जाना, जजों का मर जाना, सियासतदानों पर अताब, ये सब पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा है। और आप पीटीआई के सोशल मीडिया की ताकत देखें कि जो गुनाहे कबीहा उन्होंने किए थे, इसे ही उन्होंने अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। अवाम पर तो इसका अच्छा खासा असर हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसकी तमाम हकीकत मालूम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, मगर शायद इसी वजह से इस केस का आज तक कोई मंतकी नतीजा नहीं निकल सका। मगर दरअसल यही मार्च का हंगामा खेज महीना था जिसमें जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनवरी में जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। फ़र्क ये था कि जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन के खिलाफ अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्तें आने की अफवाहें थीं, जबकि मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त आ चुकी थी। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रही और यही मार्च का महीना था जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया और उनसे जस्टिस का टाइटल भी वापस ले लिया। पाकिस्तानी अदलिया में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से साथी जज के खिलाफ ऐसा सख्त इक़दाम अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद था। सुप्रीम कोर्ट में मज़ाहिर अली नकवी के साथ हमदर्दी रखने वाले जज भी थे। इस तरह से जजेस में फासले बढ़ना शुरू हो गए। मगर अभी सब ठीक है का साइन बोर्ड माथे पर लगाकर हंस हंस कर एक दूसरे से मिल रहे थे। मार्च 2024 में ही जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तकरीर करने वाले जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया और रिटायर्ड जज को मराद का हकदार करार दे दिया। मगर अब वक्त था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में इख्तलाफात खुलकर सामने आने का। जस्तजू पर साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा की दास्ताने हयात का सिलसिला जारी है। चौथी और शायद आखिरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत कैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नाराज़ करके फैज़ हमीद के आगे ढाल बन गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे इमरान खान की उम्मीदों के रास्ते में रुकावट बन गए। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सकें। क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर दिया?
कैसे नौमुंतखब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी स्कूल की दोस्ती बुलाकर जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस काजी फाइज ईसा के करीब हो गए, और सबसे बढ़कर क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेशर्मी से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंतज़ामिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करने का रास्ता दिखाया। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जुस्तगी की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।